वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बताइए कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है? हाँ, बवाल, एक्सीलेंट रहना भी चाहिए। जिस चीज का आप लोग बचपन से लेकर के इंतजार कर रहे थे वो घड़ी नजदीक आते जा रहा है, आपका एग्जाम्स। जिस चीज के लिए आप लोगों ने इतना तन मन धन सभी लगा दिया है वो घड़ी और नजदीक आते जा रहा है, तो आप लोग का एक्साइटमेंट और बढ़ते रहना चाहिए, है ना? तो एक्साइटमेंट के साथ साथ एफर्ट्स जो है ना, एफर्ट्स भी बढ़ना चाहिए। नहीं, देखो, एक होता है डर लगना, जिसको डर लग रहा है मतलब वो पढ़ाई के प्रति सीरियस है, इट्स गुड, देयर इज नथिंग बैड। बट डर लगने के बाद अगर आप उस डर को इग्नोर कर दें, दैट इज बैड। जैसे अंदर से अगर आपको आवाज आ रहा है कि आज आपका उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है, रात में सोते समय आपको ऐसा गिल्ट फील हो रहा है, वो सही आवाज है। उसके बाद जो आवाज आ रहा है वो आपके अंदर जो बुराई है उसका आवाज है कि नहीं नहीं छोड़ो ना, कल से हो जाएगा, वो कल ऐसे भी सुबह जल्दी उठना, बहुत सारा ट्यूशन है, तो फ्रेश रहना भी जरूरी है, तो एक काम करते सो जाते हैं। तो वो जो अंदर का जो बुराई है ना, वो अच्छाई को दबा दिया। तो जब आपको सोते समय अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि आज का आपका दिन प्रोडक्टिव रहा है, तो मत सोइए ना। जो पहला आवाज है उसको सुनिए और उठ करके तुरंत पढ़ाई लिखाई चालू कर दीजिए। देखिएगा उस समय अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लेंगे ना, 1 से 1.5 से 2 घंटा, ठीक है, जितना तुम्हारा कैलिबर है, तुम देखोगे फिर सुकून का नींद आएगा, और वो 1-2 घंटा का जो पढ़ाई है ना वो जीवन में नहीं भूलोगे, क्योंकि रात में भी तुम जब सो रहे हो तो पूरा दिमाग में रहेगा तुम्हारे। You understand what I'm saying? तो इस प्रकार जो है पढ़ाई लिखाई जो है करो। और डरना ऑब्वियस सा बात है, कोई बुरा बात नहीं है, बट उसके आगे फिर मेहनत करना जरूरी है। तो मेहनत करो, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये एग्जाम जो है इंसान लोग ही पास करता है, कोई देवी देवता तो पास करता नहीं है ये एग्जाम। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा है पास करने का, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेट मी टेल यू अबाउट इट। ओके, so with that note we are going to start today's class, and today's class is public deposit का सेकंड क्लास। बट सेकंड क्लास स्टार्ट करने के पहले हम आपको फर्स्ट क्लास का एक बार जो है वो रिवीजन करवाना चाहेंगे दोस्तों। आइए फर्स्ट क्लास का रिवीजन, एक शानदार चार्ट बनाए थे दोस्तों, पूरा इनोवेशन वाला। एमसीक्यूज घर में प्रैक्टिस हो रहा है? श्योर? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया एमसीक्यूज फुल हैंड? ऐसे बच्चे जेन्युइन है? पब्लिक डिपॉजिट का चार्ट मैंने तुमको कॉपी में बना, चलो ये देखो। यस, बताइए। सबसे पहले तो कॉमन जो मिसकंसेप्शन रहता है उसको हमने दूर किया था कि पब्लिक कंपनी जो है ना वो फ्रीली डिपॉजिट ले सकता है। गलत बात, पब्लिक कंपनी को भी मना कर दिया गया, खाली बोला गया एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी। दो गोल्डन लाइन है बेटा, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी इज अलाउड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर। Only eligible public companies are allowed to accept the deposit from outsider by satisfying section number 76. Only eligible public company can accept the deposit from outsiders by complying section number 76. Eligible public company means a public company having net worth minimum 100 crores और turnover minimum 500 crore। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन satisfy कर दो तो वो बन जाएगा eligible public company। Means a public company having net worth minimum 100 crore या फिर turnover minimum 500 crore। And it can accept deposit, only eligible public company can accept the deposit from outsider by passing SRNGM credit rating, SRNGM credit rating। But if the present borrowing and proposed borrowing is within the limit of section 180 subsection 1 clause C, यानी within the limit of PUSC plus FR plus SP, जितना पॉइंट कर चुके हैं, जो पॉइंट करने वाले हैं वो PUSC FR SP के अंदर है, तो SR की जगह OR। ये था सेक्शन 76, ये पहला गोल्डन लाइन था। दूसरा गोल्डन लाइन, all the companies can accept deposit from members, only eligible public company can accept deposit from, no company can accept deposit from outsiders except eligible public company under section 76।
all the companies can accept deposit from members by complying section 73 subsection 2. सारे ही कंपनी पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं मेंबर्स से by complying section 73 subsection 2 clause A to clause F. पक्का clause A to clause F. clause A में था DPT 1 सर्कुलर, क्लॉज ए बोलता है DPT 1 सर्कुलर मस्ट बी इशू टू मेंबर्स. ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट है मेंबर्स को जो हम लोग दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सर्कुलर दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सर्कुलर इशू टू मेंबर्स. क्या ये मेहरबान कदरदान हम लोग के यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट हो रहा है, आप भी लगा सकते हैं डिपॉजिट हम लोग यहाँ पर, बट उसमें 4 बात लिखा हुआ रहेगा. लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल डिपॉजिटर, टोटल डिपॉजिट ड्यू. लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल डिपॉजिटर एंड टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ड्यू. फिर क्लॉज बी था विद इन 30 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर टू द मेंबर्स सबमिट टू आरओसी. Within 30 days before issue of circular to the member, submit to ROC. Clause C था deposit at least 20% of the total deposit maturing in the next financial year by 30th of April of the current financial year in scheduled bank. यानी 30 अप्रैल 2019 तक तुमको शेड्यूल बैंक में जमा करने बोला गया 20% ऑफ डिपॉजिट. 19-20 का कि 20-21 का? अरे 30 अप्रैल 2019 तक तुमको शेड्यूल बैंक में जमा करने बोला गया 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट. 19-20 का 20-21 का. और विथ दिस ताकि हम लोग फ्यूचर में डिपॉजिट आराम से रीपे कर सके. इसको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व. एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक बाय 30th of April of the current financial year. डी वाला पॉइंट हट गया, इंश्योरेंस वाला. फिर जो ई वाला पॉइंट था दोस्तों, ई वाला पॉइंट में बोला गया था, ई मतलब 5 साल ना, इसे 5 याद आ जाएगा रे. या तो डिपॉजिट का डिफॉल्ट हुआ नहीं है और अगर हुआ है तो सुधारे हुए 5 साल हो गया. एफ बोला सिक्योर्ड, और अगर सिक्योर्ड नहीं है तो शुरू से बता दो कि अनसिक्योर्ड है. हर जगह शुरू से बता दो कि अनसिक्योर्ड. जो आखिरी 4 कंपनी था ना अपना लिस्ट में, प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आपसी पब्लिक कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी satisfying all the 3 conditions. अरे यार प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी satisfying all the, लास्ट वाला था प्राइवेट कंपनी satisfying all the 3 conditions. मतलब आखिरी 4 जो प्राइवेट कंपनीज है, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आखिरी 4 कंपनी को बोला गया खाली 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ, ए से ई तक एग्जेम्प्टेड. मक्खन एकदम यहाँ तक ऑल गुड. ये बाहुबली चार्ट देख रहे हो, क्या इससे सिंपल हो जाता है? ये इनोवेशन है, इनोवेशन. तो ना सारा यहाँ पर कंपनी से एक झलक में तुमको दिखाई देगा. Did you find it? Let us hit it. देखिए एक बार हम बताना भूल गए, ये क्लास उसी स्टूडेंट के लिए इस क्लास प्लस किया हुआ है. कोई चांस नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं है. बट वो बच्चा सोचा कि फिर प्रोस्पेक्टस भी छूट जाएगा लास्ट का जो 15-20 मिनट होगा, तो फिर चलते हैं. तो इट्स अ गुड डिसीजन. दोस्तों एलिजिबल विच कंपनी बताइए ना, याद है ऐसे ही लिखवाए थे, नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ या फिर टर्नओवर मिनिमम. अच्छा एलिजिबल पब्लिक कंपनी में भी तो 2 प्रकार होगा, नॉन गवर्नमेंट. एलिजिबल पब्लिक कंपनी में भी नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट. अच्छा नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, पहला वाला था मेंबर, दूसरा वाला था आउटसाइडर. ये बच्चे अगर भूल जाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा. ऐसा सुना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पहले आता है, एन ओ बाद में आता है. तो पहले मेंबर है फिर आउटसाइडर. फिर 10-25 में सर 35 तो याद रहता है, बट 35 के अंदर 10-25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले आता है, 25 बाद में आता है. कुछ ना कुछ तो तरीका बताना पड़ेगा ना रे. नहीं तो हम बता रहे हैं कि ना जब हम विजुअलाइज करते हैं ना तो मेरे को भी 2 मिनट लगता है कि 10-25 में नहीं समझ आया. अब तुम एग्जाम का प्रेशर में है, तुम हो सकता है मेंबर से, पता है बहुत बहुत भावना आएगा मेंबर से 25 लिखने का. पूछो क्यों? क्योंकि मेंबर से तो ज्यादा ले सकते, आउटसाइडर से कम ले सकते. तो बहुत बड़ा भावना आएगा मेंबर से, यार 25 तो नहीं है, नहीं समझ आया. हे भगवान, तो ये तुमको बचा लेगा. ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम पहले आ रहा है, एन ओ बाद में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 पहले आ रहा है, 25 बाद में आ रहा है. मजाक लगता है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ये बात? तो डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स कितना परसेंट बता? 10%. ये सब मिनिमम है कि मैक्सिमम? मैक्सिमम. ऑब्वियस सा बात है यार. तो सेम डायग्राम हम लोग बना चुके होंगे दोस्तों कि जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी कितना ले सकता है. नॉन गवर्नमेंट कंपनी अगर है वो मेंबर से कितना ले सकता है? 10, आउटसाइडर से 25. गवर्नमेंट कंपनी बोला देखो ए प्लस बी मिला करके 35, और जोड़ा बना करके याद करना था ना, पहला में 35 था. अच्छा एक चीज देखो, आउटसाइडर से हर जगह क्या है और मेंबर से हर जगह है कितना है? 35.
फिर बाद बाकी में 100 अनलिमिटेड अनलिमिटेड। आर वी थ्रू विद दिस? पक्का? पहला तो मैं कितना था, 35, फिर 100 अनलिमिटेड अनलिमिटेड, जोड़ा बनाकर करवा दिए थे। श्योर? 200। अच्छा देखो, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, इस पर पहले डीआईपीपी था, ये भी बताया था। अब डीआईपीपी नहीं है, डीपीआईआईटी है। बट कुछ लोग गलत ही पढ़ाएंगे, हम पहले भी बता दे रहे हैं, डीआईपीपी पढ़ा देंगे। डीआईपीपी नहीं है, डीपीआईआईटी है। बोलो तो साइट खोल करके दिखा दे। दिखा चुके हैं, स्टार्टअप इंडिया का साइट खोल करके दिखा दिए। डीआईपीपी का नाम चेंज होकर हो गया डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसलिए हम पुराना वाला भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि सुना है, ताकि क्रेडिबिलिटी अपना बना रहे। अच्छा, स्टार्टअप में अमेंडमेंट है। स्टार्टअप में अभी कितना साल हो गया? 10 साल। इसके पहले था 7 साल, इसके पहले था 5 साल। 2 अमेंडमेंट है। अभी लेटेस्ट कितना चल रहा है स्टार्टअप में? 10 साल। उसके पहले अमेंडमेंट था 7 साल, उसके पहले था 5 साल। अब अगर कुछ लोग 5 साल में पड़े हुए हैं और ये अमेंडमेंट 5 साल तो खैर अमेंड भी हो चुका है, अमेंडमेंट का भी अमेंडमेंट आ चुका है, तो अब कुछ लोग अगर हिंदुस्तान में 5 साल में है तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। 5 साल अमेंड होकर के 7 साल, 7 साल अमेंड होकर के आप लोग कितना लिखेंगे? वेबसाइट खोलकर दिखाते हैं, दिखा चुके हैं सर। सर रिलैक्स, दिखा चुके हैं, लास्ट क्लास वेबसाइट खोल करके दिखाए थे। कितना साल? 10 साल। लिखवा देते तो अच्छा रहता। तो ये तो पढ़ करके आना था ना। पढ़ करके आए हो? कितने बच्चे पढ़ करके आए हैं? हाँ, 5 मिनट को पढ़ाई नहीं बोलते, 5 मिनट बस पढ़ करके आ गया होगा। कम से कम 2 घंटा। सर उतना लगेगा कहां से सर, आधा घंटा में आपका हो जाएगा। तो ये सब पूरा बनाया हुआ है ना। अच्छा, लोग आईएफएससी पब्लिक कंपनी को इग्नोर कर देते हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर नहीं समझा? लोग आईएफएससी कंपनी के बारे में हिंदुस्तान में नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं। जिस दिन क्वेश्चन आना चालू हो गया ना, बम्बूजल, टोटल बड़ा वाला बम्बूजल। भगवान करे आईएफएससी पब्लिक कंपनी आए। अरे सारे कंपनी के लिए पढ़ना पड़ेगा ना तुमको। यू कैन इग्नोर आईएफएससी कंपनी क्या? ये तो कंपनीज एक्ट में है, बल्कि ये तो कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये तो कंपनीज एक्ट में है। समझ आया? तो कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जिन लोग आईएफएससी कंपनी के बारे में इग्नोर करते हैं, तो क्या आप भी इग्नोर करके चले जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर, आपका ये चार्ट जो है महान है, ये 6 हम लोग पढ़ करके जाएंगे। और प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग? पक्का? वो 3 कंडीशन जो है सेक्शन 67 वाला ही है, खाली पहला कंडीशन चेंज है। इट इज नॉट एन एसोसिएट सब्सिडरी, लोन इज लेस देन ट्वाइस ऑफ पीओसी ऑफ 50 करोड़ लोन, डिफॉल्टिंग हुआ। ये सब बात हो चुका है, नोट वगैरह सब लिखवा चुके हैं। टोटल इज डन, एवरीथिंग इज डन। अच्छा, इस प्राइवेट कंपनी को क्या बोलोगे विद सैटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशन? प्राइवेट कंपनी सैटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशन। आप इसको अपना कोई मन पसंदीदा नाम नहीं दे सकते, एग्जाम में काट करके फेंक दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी विद सैटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशन को आप कोई मन पसंदीदा नाम नहीं दे सकते, नहीं तो आपको 0 मिल जाएगा। मन पसंद नाम नहीं दे सकते, आपको लिखना पड़ेगा पूरा प्राइवेट कंपनी सैटिस्फाइंग। ये डन है सारा? श्योर? आज का क्लास में मतलब मेजॉरिटी अपना जो मेन प्रोविजन है पब्लिक डिपॉजिट का हो चुका है। आज का क्लास में अपने ये चैप्टर को समेटेंगे। समेटना समझ में आ रहा है? फिनिश करेंगे। चलिए आइए। बहुत सारा बुक खुल गया रे। पेन नंबर बता। अरे राम, शुरू से एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर कौन सा? 31। ये सब आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सेक्शन भी याद करना पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर, डिपॉजिट मतलब सब कुछ, कोई भी पैसा मिले वो डिपॉजिट है, 17 आइटम को छोड़ करके। बाप रे, वो 17 आइटम याद आ रहा है। कुछ भी कुछ भी हाँ, वापस से मत पढ़ाने बोलो वो 17 आइटम, फटाफट रिविजन करवा दे। 17 आइटम डिपॉजिट में सब कुछ आएगा, बट ये 17 आइटम मतलब जब ये 17 आइटम मिलेगा तो ये डिपॉजिट है कि नहीं है? डिपॉजिट नहीं है तो ये चैप्टर भी अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे मेरा प्राइवेट कंपनी बैंक
से लोन लेने गया तो डिपॉजिट के बाहर है, डिपॉजिट नहीं माना जाता। तो क्या मैं पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर फॉलो करूंगा क्या बैंक से लोन लेने के लिए? बोलो। तो 17 आइटम पेश किया जा रहा है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीजी, एसजी और एनी सोर्स whose repayment is guaranteed by CGSG और अमाउंट रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बैंक यानी वर्ल्ड बैंक वगैरह। फिर लोन का जोड़ा आ गया। पहले तो सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, फिर लोन का जोड़ा आ गया। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पीएफआई, लोन फ्रॉम अदर कंपनी, लोन फ्रॉम बैंक, पीएफआई, अदर कंपनी, लोन फ्रॉम डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी, लोन फ्रॉम प्रमोटर, कमर्शियल पेपर हट हो गया। उसके बाद सारा इशू है, इशू ऑफ शेयर्स। प्रोवाइडेड द अलॉटमेंट इज डन विद इन 60 days of receipt of application money. If the allotment is not made within 60 days of receipt of application money, refund in next 15 days on the expiry of the 60 days. फिर इशू ऑफ डिबेंचर से 3 तो था, या तो इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड विद द फर्स्ट चार्ज, या फिर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर विद इन 10 years, या फिर अनसिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टेबल है, लिस्टेड है। फिर अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर बट द सप्लाई शुड बी मेड विद इन 365 days। फिर दो अमाउंट था नॉन इंटरेस्ट वाला, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी, नॉन इंटरेस्ट, अमाउंट हेल्ड इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट। फिर कंपनीज का प्रकार था बहुत सारा, चिट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, निधि कंपनी, स्टार्टअप कंपनी 25 लाख अगर ले रहा है कन्वर्टेबल नोट, बट वो कन्वर्टेबल नोट वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देगा 5 साल में। हो गया? ये एफर्टलेस है, एलिजिबल कंपनी कब होगा? ये चैप्टर ही अट्रैक्ट नहीं होगा 4 कंपनी के ऊपर, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। और ये याद है सेक्शन कौन सा था? 73 सेक्शन 2। 6 कंडीशन था ना रे बाबा, ए से एफ, जिसमें से डी हट गया, बचा 5। ये किसको फॉलो करना पड़ता है? ऑल द कंपनीज इफ इट वांट्स टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। क्या ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी फॉलो करेगा? हाँ, मेंबर से जो लेगा सबको फॉलो करना पड़ेगा, मेंबर से जो लेगा सबको 73 सबसेक्शन 2 फॉलो करना पड़ेगा। आर वी थ्रू विद दिस? क्लॉज ए टू क्लॉज, देखो ए टू एफ में याद है, ये सर्कुलर का फॉर्म नंबर बताओ, उसमें 4 चीज रहेगा, 4 चीज को पॉइंट 1 2 3 4 लिख दो। फाइनेंशियल पोजीशन को 1, क्रेडिट रेटिंग को 2, टोटल डिपॉजिटर को 3, अमाउंट ड्यू को 4। कितने बच्चे घर में ये 1 2 3 4 लिख दिए थे? शाबाश, इंटरप्रिटेशन आ गया। 1 2 3 4 लिखो। डीपीटी 1 में 4 चीज बताओ। फाइनेंशियल पोजीशन 1, क्रेडिट रेटिंग 2, टोटल डिपॉजिटर 3, अमाउंट ड्यू 4। और ये फाइल करोगे कॉपी ऑफ द सर्कुलर विद किसके साथ? आरओसी, विद इन 30 days बिफोर इश्यू ऑफ सर्कुलर। मार्क करते चल रहे हो? क्लॉज नंबर सी, रेडी? क्लॉज सी क्या था? 20% डिपॉजिटिंग ऑन और बिफोर 38 डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर। दिखाई दिया क्या? डिपॉजिटिंग ऑन और बिफोर 38 डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर, सच सम जो कि कम से कम 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड केप्ट इन शेड्यूल बैंक इन अ सेपरेट बैंक टू बी कॉल्ड एज डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, ये डी को हम कटवा दिए थे। कैसे बच्चे हैं? डी है कि हट गया इंश्योरेंस वाला? क्यों हट गया? कोई रेडी नहीं था रे? कौन रेडी नहीं था? इंश्योरेंस कंपनी। ई में वही है कि हमने कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं किया, और अगर किया भी है, वेयर अ डिफॉल्ट हैड अकर्ड, कंपनी मेड गुड द डिफॉल्ट एंड पीरियड ऑफ 5 years has elapsed since the date of making good the default। डिफॉल्ट या तो किया नहीं है, किया है तो सुधार दिया, और सुधारे हुए 5 साल बीत गया। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, लेकिन वेयर कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट, मतलब मैंने सिक्योरिटी नहीं दिया या पार्शियली दिया, या तो सिक्योरिटी दिया ही नहीं या फिर पार्शियली दिया। तो मैंने लास्ट क्लास बताया था, पार्शियल भी दूंगा तो क्या माना जाएगा? अनसिक्योर। पार्शियल भी दोगे तो क्या माना जाएगा? अनसिक्योर।
अनसिक्योर्ड डिपॉजिट माना जाएगा एंड इट शैल बी कोटेड इन एवरी सर्कुलर फॉर्म एडवर्टीजमेंट एवरी डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट। हर जगह शुरू से आपको कोट करना पड़ेगा, वेदर फॉर्म, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, कि ये सब क्या है, सिक्योर्ड की अनसिक्योर्ड। बोलो, यहां तक क्लियर है? फिर ये हमने बात कर लिया था ऑलरेडी, ये ए से ई तक सेटिस्फाई करने का दरकार नहीं, एग्जाम्शन है। तो यहां से पढ़ो कि कॉपी नोट्स, कॉपी चार्ट। फिर सेक्शन 73 का सबसेक्शन 3, 4, 5 जो है ना, ये बच्चा बुद्धि वाला बात बोल रहा है। सबसेक्शन 3 बोल रहा है, ए कंपनी तुमने जो डिपॉजिट लिया है ना, इंटरेस्ट के साथ चुका देना। वाओ, सबसेक्शन 3 समझ में आया क्या बोला? कि एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी शैल बी रिपेड विद इंटरेस्ट। और अगर नहीं किया तो डिपॉजिटर चला जाएगा इंसाफ मांगने। कहां पर? जैसे डिवेंचर में होता था ना, वैसे यहां पर होगा। अगर डिपॉजिट ड्यू डेट पर आपने नहीं रिपे किया, इफ द कंपनी फेल्स टू repay back the deposit on due date, any deposit holder can apply to NCLT. The deposit holder can apply to NCLT, और फिर NCLT ऑर्डर कर देगा forthwith immediately repay the deposit। forthwith मतलब repay the deposit। if company fails to repay the deposit or part thereof or an interest thereon, depositor may apply to tribunal, और ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर कर देगा? डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू, और जो भी डैमेज वगैरह हो रहा है ना बेचारा डिपॉजिट होल्डर को, सब चुकाओ, डिपॉजिट चुकाओ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और जो डैमेजेस वगैरह सफर करना पड़ा है डिपॉजिट होल्डर को, वो भी कंपनी चुकाएगा। तो डैमेजेस कैसा? ये लीगल एक्सपेंस वगैरह क्या है, डैमेजेस है, वो भी चुकाओ। ये एकदम वापस से जो है ना इरिटेटिंग वाला बात बोल रहा है। जो डीआरआर है उससे आप क्या करेंगे? जुआ खेलेंगे? डिपॉजिट ही चुकाएंगे ना। The DRR shall not be used by the company for any other purpose other than repayment of deposit. Only for repayment of deposit. मक्खन एकदम all good. Rule under chapter 5 क्यों? चैप्टर का नंबर है, कैसे बच्चे हैं रे बाबा, चैप्टर 5। अब रूल्स अंडर चैप्टर 5 में देखो, सबसे पहले रूल 3। रेडी बॉयज एंड गर्ल्स, यहां देखो, बहुत अच्छा चैप्टर है, डिपॉजिट सब एकदम मक्खन की तरह बैठ गया दिमाग में। अब रूल 3 बोलता है, रूल 3 टॉक्स अबाउट द मिनिमम मैच्योरिटी एंड द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द डिपॉजिट। डिपॉजिट जो ले रहा है ना, चाहे आउटसाइडर से चाहे मेंबर से, चाहे कंपनी किसी से भी डिपॉजिट ले, चाहे आउटसाइडर से चाहे मेंबर से, कम 6 महीना का लेगा, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। कभी ना कभी मेरे मुंह से सुना होगा ये सब, कारों में सुना होगा, जब कारो चल रहा था कि कम से कम 6 महीना के लिए आप लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 36 महीना यानी 3 साल। क्या चीज का डिफॉल्ट हो गया? हम कारों में ऐसे पढ़े थे, 6 महीना से कम का ले लिया, 36 महीना से ज्यादा का ले लिया, नहीं याद आ रहा है। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ। मिनिमम 6 मंथ्स इसलिए बोला जा रहा है, आज आप लोग जो है अपना सेविंग्स वगैरह जो है यहाँ पर पार्क है कंपनी में, यू गाइस आर पार्किंग योर सेविंग। आप लोग अपना डिपॉजिट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पार्क ही तो कर रहे हैं। तो अगर करें 1 हफ्ता के लिए, 2 हफ्ता के लिए, तो मेरा तो काम 1 हफ्ता का था, तो मैंने 1 हफ्ता के लिए लेकर के तुमको वापस कर दिया। अब बेचारा तुम सोचो, कहीं और से तुमने अपना एफडी तोड़ करके यहाँ, कहीं और से तुमने अपने एफडी तोड़ करके यहाँ लगाया, तुम्हारा 1 हफ्ता बाद मैंने वापस कर दिया, दिक्कत तो तुम्ही को होगा ना रे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मिनिमम कितना महीना? 6 मंथ्स। नहीं समझ में आया क्यों मिनिमम 6 मंथ्स? नहीं तो हैरेसमेंट हो जाएगा। हैरेसमेंट किसको? डिपॉजिट होल्डर्स को। शेयर होल्डर कहां से आ गया? हैरेसमेंट किसको हो जाएगा? डिपॉजिट होल्डर। तो कम से कम 6 महीने, ज्यादा से अच्छा, जब बोला ना कम से कम 6 महीना का लीजिएगा कंपनी आप, तो हम लोग बोले आप टेंशन नहीं मत लो, गवर्नमेंट कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स तो ले। आप बोले तो हमेशा रख लो, बोले नहीं 3 साल में चुका देना। 3 साल से ज्यादा रहा ना तो डैश हम लोग को अपना ही लगने लगेगा ये पैसा। तो मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ।
So tell me the maturity period. The maturity period is minimum 6 months, maximum 36 months. लेकिन हाँ, यहां पर यह जरूर बोला गया कि अगर वेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आपका वेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, देन इन दैट केस वेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए चलो ठीक है, आपको 6 महीना से हम लोग कम के लिए लेने देंगे, 3 महीना से कम लेने नहीं देंगे। मिनिमम फिर 3 महीना रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीना से कम लेने देंगे, बट 3 महीने से कम लेने देंगे, मिनिमम 3 महीना का मैच्योरिटी रहेगा। ऐसा आप मैक्सिमम खाली 10% ले सकते हैं ऑफ द पीयूएससी और पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी। मैक्सिमम आप 10% ऑफ पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बोल करके ले सकते हैं, हैविंग अ मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 6 months बट नॉट लेस देन 3 months। अब थ्रू विद दिस देखो टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। I repeat, terms and condition as to acceptance of deposit. Rule 3. Terms and condition as to acceptance of deposit. Rule number कौन सा? 3. रूल 3 देखो क्या बोल रहा है। रूल 3 यही बोल रहा है। रूल 3 रेडी, लिख दो ना मैच्योरिटी पीरियड रूल 3 की माथे पे। रूल 3 मैच्योरिटी पीरियड। देखिए मैच्योरिटी पीरियड, नो कंपनी अंडर 73 सबसेक्शन 2 एंड नो एलिजिबल कंपनी, मतलब सारा ही हो गया ना, 73 सबसेक्शन 2 और एलिजिबल कौन सा हो गया? 76 वाला। shall accept or renew any deposit, चाहे secured चाहे unsecured, which is repayable on demand within a period of less than 6 months। सर यहां तो लिखा हुआ है less than 6 months, तो स्टार्टिंग कैसे हुआ था? नो, स्टार्टिंग कैसे हुआ था? नो से। तो विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 6 months और मोर देन 36 months। यहां तक क्लियर है? तो यहां लिख दीजिए आप मिनिमम मैच्योरिटी 6 months, मैक्सिमम मैच्योरिटी 36 months। थोड़ा फास्ट जोर्स तो मिनिमम मैच्योरिटी 6 months, मैक्सिमम 36 months। मिनिमम मैच्योरिटी 6 months and maximum 36 months। Provided that company for the purpose of meeting its short term requirement of fund, company for the purpose of meeting its बताओ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड के लिए क्या हम लोग लेस देन 6 months एक्सेप्ट कर सकते हैं? बट नॉट लेस देन 3 months एंड मैक्सिमम 10%। दो कंडीशन है, मिनिमम 3 months, मैक्सिमम 10% ऑफ पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए को क्या बोल रहा है? इट कैन एक्सेप्ट और रिन्यू सच डिपॉजिट फॉर अ रीपेमेंट अर्लियर देन 6 months, बिफोर 6 months, subject to the condition that shall not exceed 10% of POSC FRSP and not earlier than 3 months, not earlier than 3 months। मक्खन एकदम यहां से एक एरो टान करके लिख दो ना मेरे बच्चों। रूल 3 सब रूल 3 क्या बोल रहा है? रूल 3 सब रूल 3 बोल रहा है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स
can be less than 6 months maturity. Short term deposits can be less than 6 months maturity. Short term deposits can be less than, बिल्कुल short term deposit can be less than 6 months maturity, but cannot be less than 3 months. But cannot be less than 3 months. Can be less than क्या लिखा? 6 months maturity, but cannot be less than 3 months. Cannot be less than 3 months. And maximum amount of such deposit cannot exceed. And maximum amount of such deposits cannot exceed. Maximum amount of such deposits cannot exceed. Maximum amount of such deposits cannot exceed 10%. Maximum amount of such deposit cannot exceed 10% of PUSC plus FR plus SP. 10% of PUSC plus FR plus SP. So दोस्तों, रूल 3 में आपने क्या पढ़े? मैच्योरिटी पीरियड. टेल मी मैच्योरिटी पीरियड. मिनिमम 6 months, कम से कम 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 36 महीना. 36 महीने यानी 3 साल से ज्यादा हम लोग ले नहीं सकते. सो कम से कम 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 36 महीना. चलो ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए डिपॉजिट चाहिए, इट कैन बी लेस देन 6 months बट कैन नॉट बी लेस देन 3 months एंड मैक्सिमम अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द PUSC प्लस FR प्लस SP. डन वाले बोलेंगे डन. श्योर. उसके बाद ये जो सारा है ना, यहां से यहां तक ये सारा हम लोग ऑलरेडी कॉपी में जो लिमिट्स लिखे हैं ना, अरे 10, 25, A प्लस बी 35, 100 जीरो 100 जीरो, अनलिमिटेड जीरो अनलिमिटेड जीरो, लिमिट ये रूल 3 बताता है, जो ऑलरेडी हम लोग कॉपी चार्ट में लिख चुके हैं. लिख दो लिमिट्स फ्रॉम कॉपी चार्ट. लिमिट्स फ्रॉम कॉपी चार्ट. लिमिट्स फ्रॉम कॉपी चार्ट. लिमिट्स फ्रॉम कॉपी चार्ट. लिख दिया लिमिट्स फ्रॉम कॉपी चार्ट. सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट रूल नंबर 3. अब रूल 3 के बाद, अच्छा रूल 1 और रूल 2 में क्या है? रूल 1 में बोला रूल का नाम कि दिस रूल्स में बी कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, तो पता ही है. रूल 2 में डेफिनेशंस है, ठीक है, और रूल 3 से ही मेनली रूल चालू हो रहा है. अब रूल 3 से चलते जाएगा रूल 4, 5, 6. तो उसके लिए जो है हम हर टर्म में आप लोग को हैंडआउट प्रोवाइड करते हैं. आप लोग को हैंडआउट जो है वो मिल चुका होगा, ठीक है, और अगर नहीं मिला डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड स्टार्ट करो. मतलब देख लो यहां तक अपना चैप्टर पूरा हो चुका है ना, स्टार्टिंग से कुछ बाकी नहीं है. पेज 73, 74, 75, 76, 77, 78 तक डन है. टेक वन एंड पास ऑल. रूल 4 यहां से स्टार्ट हो रहा है. वर्चुअल रूम में दे दिया. बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, सक्सेस मिल जाएगा. इतने ब्राइट हैं आप. क्या हैंडआउट शेयर कर लो, क्या है, शेयरिंग इज केयरिंग. हैंडआउट बांटो यहां पर, जिन लोगों को नहीं मिला हाथ उठाओ. स्टॉक होर्डिंग मत कर, मुनाफाखोरी मत करो, दो सबको. पढ़ना स्टार्ट करो. सबको मिल गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मासूम बच्चों, सबको मिल गया? बढ़ रहे हैं.
एक्स्ट्रास आप रख लीजिए, बाद में दे दीजिएगा ना। चलिए आइए, देखो रूल 4 में कुछ खास नहीं लिखा है। रूल 4 में जो अपने सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 का क्लॉज है, सर्कुलर बोले थे ना मेंबर लोग को देना है फॉर्म नंबर। तो इतना उम्र हो गया है तुम्हारा, ठीक है, सारा का सारा फॉर्म नंबर कहां लिखा हुआ रहता है? रूल्स में। मैंने वहां पर इसलिए अलग से हाथ से लिखवाया था डीपीटी 1, सेक्शन में तो लिखा हुआ नहीं था ना, तो तुम तो सेक्शन में ही लिखोगे, समझ में आया? बट वो रूल्स में लिखा हुआ है, तो ये कुछ खास नहीं है। बोल रहा है, याद है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में हम लोग एक फॉर्म का बात किए थे, नहीं याद आया? वो फॉर्म था डीपीटी 1, फॉर्म एंड पर्टिकुलर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर, हेडिंग में लिख दे डीपीटी 1। डन वाले बोलेंगे डन। रूल 5 डिपॉजिट इंश्योरेंस है कि हट गया? क्रॉस। रूल 3 क्या? मैच्योरिटी पीरियड, कम ऑन पंप अप योरसेल्फ। रूल 3 क्या था? मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 36 months, but very short term deposit can be less than 6 months but cannot be less than 3 months, maximum 10% of POC plus FR plus ST। रूल 4 क्या था? डीपीटी 1। रूल 5 हट गया। एक चीज हम आपको बताते हैं, एक चीज आप नोटिस करिएगा दोस्तों, रूल 5 जो है ना अभी भी है, लेकिन सेक्शन से डिपॉजिट इंश्योरेंस हट, और सेक्शन में लिखा था इसमें भी। हम लोग रूल्स ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि जब सेक्शन ऑर्डर करता है हम लोग को, जब सेक्शन जा करके एज में भी प्रेस्क्राइब पढ़, ठीक है बाबू पढ़ते हैं। अब अगर सेक्शन से वो पॉइंट, तो अब हम लोग को पढ़ने का दरकार, भले ही वो नहीं हटा, वो है, गहराई है चीजों में। सरकार ने ये रूल को नहीं हटाया है, बट सेक्शन ने हटा दिया। यू अंडरस्टैंड? नहीं समझे अभी भी? कुछ बच्चे समझे, कुछ बच्चे नहीं समझे। वी कैन नॉट रीड द रूल्स इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट क्लास बेसिक कंसेप्ट। रूल्स आर ऑलवेज टाइड विद द एक्ट। ओनली एक्ट व्हेन सेज टू रीड द रूल्स, ओके मालिक पढ़ लेते हैं रूल, लेकिन जब एक्ट से ही वो चीज हट गया तो अब वो रूल है भी तो उसको हम लोग इज्जत नहीं देंगे। मक्खन। रूल 6 क्रिएशन ऑफ क्या बताओ ना? सिक्योरिटी। बोला ही है, वही चीज है, ये वापस से पढ़ने का दरकार नहीं है कि सिक्योर्ड रहेगा, और अगर सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड भी क्या माना जाएगा? पार्टली सिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड माना जाएगा, और फिर शुरू से आपको लिखना पड़ेगा। बोलो ना, श्योर? तो ये था अपना सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर कौन सा है? इवन पार्टली सिक्योर्ड deposits shall be treated as unsecured. Even partly secured deposits shall be treated as unsecured. रूल 7, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी था ना, डिबेंचर लोग का मसीहा कौन था? डिबेंचर होल्डर लोग का मसीहा कौन था? डिबेंचर ट्रस्टी। वैसे डिपॉजिट होल्डर लोग की तो पैसा लगा रखा है, उन लोग के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी रखना पड़ता है। हम लोग को डिपॉजिट होल्डर लोग के लिए क्या रखना पड़ता है बताओ ना? बताओ फटाफट। अब ऑब्वियस सा बात है, ये रिलेटेड है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाला कांसेप्ट से, तो जिसका वो छोटा हुआ तो ये भी समझ में नहीं आएगा, पर ठीक है ना, इतना कुछ है पढ़ने को। सो डिपॉजिट होल्डर लोग का मसीहा कौन है बताओ? हाँ, डिपॉजिट ट्रस्टी। जैसे वहां डिबेंचर ट्रस्टी होता था, यहां पर कौन है? डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्टी का फंक्शंस बताओ मैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी? डिपॉजिट ट्रस्टी विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर। डिपॉजिट ट्रस्टी का हम लोग अगर फंक्शंस का बात करें, डिपॉजिट ट्रस्टी जो है, ही विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर्स। पक्का? अरेंज द मीटिंग ऑफ डिपॉजिट होल्डर व्हेन रिक्वायर्ड। अरेंज द मीटिंग ऑफ डिपॉजिट होल्डर, अप्लाई टू एनसीएलटी व्हेन रिक्वायर्ड। He will always try to protect the interest of deposit holder, solve their grievances, arrange their meeting, apply to NCLT when required। हमेशा किसके बारे में सोचेगा? डिपॉजिट ट्रस्टी किसके बारे में सोचेगा? डिपॉजिट होल्डर। उन लोग का इंटरेस्ट बचाएगा, उन लोग का ग्रीवेंसेस दुख दर्द सॉल्व करेगा, मीटिंग्स अरेंज कराएगा, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा व्हेन रिक्वायर्ड। अब डिपॉजिट ट्रस्टी जो है ना,
जब हम लोग डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे, आप लोग को सर्कुलर देते हैं ना, मेंबर लोग को सर्कुलर देते हैं ना, कौन सा फॉर्म होता है वो? मेंबर लोग को सर्कुलर। उसके 7 दिन पहले तुम लोग को सर्कुलर देने के डिपॉजिट ट्रस्टी को हम अपॉइंट ले, एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर आई मस्ट अपॉइंट अ डिपॉजिट ट्रस्टी, और उसके साथ मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, ट्रस्ट डीड साइन करना पड़ता है डीपीटी 2 में। पहले सर्कुलर मेंबर को देंगे ना, सर्कुलर मेंबर को दे नहीं सकते, सर्कुलर मेंबर को नहीं दे सकते। पहले ना आपको ना डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 days बिफोर। अपॉइंट द डिपॉजिट ट्रस्टी एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशूइंग द सर्कुलर टू मेंबर एंड एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म नंबर डीपीटी 2। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टी इन फॉर्म नंबर डीपीटी 2। अच्छा, डिपॉजिट ट्रस्टी जो है ना, यहां पर भी डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ लोग डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते। प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय। अरे डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। इंडेटेड है, गारंटी दे रखा है, बिजनेस रिलेशनशिप है। इंडेटेड है, गारंटी दे रखा है, बिजनेस रिलेशनशिप है, या इन लोग का रिश्तेदार है, इन लोग का रिलेटिव है। यहां पर उतना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। डिबेंचर ट्रस्टी में 7 था, यहाँ 7 नहीं है, 5 है। डिबेंचर ट्रस्टी में 7 डिस्क्वालिफिकेशन था, खैर आपको याद नहीं होगा वो चीज, याद है? वहां 7 था, यहाँ 7 नहीं है, 5 है। तो डिपॉजिट ट्रस्टी में 5 डिस्क्वालिफिकेशन है। क्या 5 डिस्क्वालिफिकेशन सर? हम गरीबों को फिर से बता दीजिए ना। डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। इंडेटेड, गारंटी, या तो वो इंडेटेड है, कंपनी की उधारी पर जी रहा है, इंडेटेड, गारंटी, बिजनेस रिलेशनशिप, पिक्यूनियर रिलेशनशिप मतलब बिजनेस रिलेशनशिप, या इन चारों का रिश्तेदार है, तो हम लोग उसको डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बना सकते। अच्छा, डिपॉजिट ट्रस्टी ना डिपॉजिट होल्डर लोग का ना मीटिंग 2 केस में बुलाएगा। व्हेन डिपॉजिट ट्रस्टी थिंक्स फिट, जब डिपॉजिट ट्रस्टी को उचित लगेगा तो डिपॉजिट होल्डर लोग के लिए मीटिंग अरेंज कर लेगा, यही बताने के लिए कि आपका क्या हो सकता है, पैसा ऐसा मार लिया जाए, कंपनी का हालत खराब है। तो whenever deposit trustee thinks fit, it can arrange a meeting of the deposit holder. या फिर deposit trustee will also have to arrange a meeting if the request has been given by deposit holders having 1/10 of the total value of the deposit. If the deposit holders who are holding total 1/10 of the value of the deposit have requested the deposit trustee को meeting arrange करना पड़ेगा। मान लो से फॉर एग्जांपल टोटल कंपनी के पास डिपॉजिट है 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ का 1/10 कितना हो गया? 10 करोड़। अब 2-4 जन के पास मिला करके अगर 1/10 ऑफ टोटल डिपॉजिट यानी 1/10 ऑफ 100 करोड़ यानी 10 करोड़ का डिपॉजिट होल्डर है उन लोग अगर रिक्वेस्ट किया तो डिपॉजिट ट्रस्ट को मीटिंग करना पड़ेगा। ए बताओ, डिपॉजिट ट्रस्टी कितना सिचुएशन में मीटिंग करेगा? 2, व्हेन इट थिंक्स फिट या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल डिपॉजिट। ये सब था डिपॉजिट ट्रस्टी के बारे में। आइए देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर किसके लिए बताओ ना? डिपॉजिटर्स। देखो क्या बोला जा रहा है, जितना हम मार्क करवाएंगे। रेडी? द कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन डीपीटी 2 at least 7 days before issuing the circular. ये इशूइंग द सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट समझ आ रहा है? कौन सा था? डीपीटी 1। तो मेंबर को डीपीटी 1 देने के कम से कम 7 दिन पहले आपको डीपीटी 2 में ट्रस्ट साइन करना पड़ेगा, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करके। फिर ये आ गया, यहां लिख दो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। कितना डिस्क्वालिफिकेशन है यहां पर? ए से 5 तक ब्रैकेट लगा दो। डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय। दोस्तों डायरेक्टर, केएमपी, कम ऑन, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। या फिर अगर वो डिपॉजिटर है मेरी कंपनी में। सर डिपॉजिटर को क्यों नहीं बना सकते? अगर वो डिपॉजिटर है वो खाली अपना भला चाहेगा, बाद बाकी डिपॉजिट होल्डर का भला चाहेगा कि खाली खुद का? या फिर इंडेटेड है, वही पूरा कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, यहां फेलो सब्सिडरी भी है। या मटेरियल पिक्यूनियर रिलेशनशिप मतलब समझ आता है क्या? बिजनेस रिलेशनशिप। या फिर गारंटी दे रखा है, या फिर रिलेटेड है। ऑब्वियस बता, रिलेटेड मतलब इन लोग से, डायरेक्टर, केएमपी। ऊपर वाला मतलब इन लोग से रहे, डायरेक्टर, केएमपी इन लोग से।
अरे ये 4 जन से रे, यहां तक डन है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है, यहां हेडिंग दे देना अब, रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। हेडिंग दे देना अब, रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। आप डिपॉजिट ट्रस्टी को निकालना चाहते हैं तो कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, और उसमें भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए। In case company is required to have independent director, at least one independent director shall be present in such meeting of the board. ये सब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, रिमूवल और डिपॉजिट ट्रस्टी वगैरह, बट खोद खोद करके अगर कोई निकाल करके देना तो भी आप लोग लिख सकेंगे मेरे बच्चे। हम बता दें, हम कोना कोना आपको पढ़ाए हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। हम ये नहीं देखे हैं कि तुम्हारा कैपेसिटी है कि नहीं है। यहां तक क्लियर है? बताओ अभी तक क्या सीखा डिपॉजिट ट्रस्टी में, कितने लोग डिस्क्वालिफाइड है? अच्छा फॉर्म नंबर बताना। डिप्टी 1 जो बोल रहा है वो गांजा मदिरा कबीर सिंह बन चुका है वो। मेरे को बताइए डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ कौन सा फॉर्म साइन करना है? हाँ, अरे डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ डीपीटी 2 साइन करना है, वो भी कम से कम 7 दिन पहले, बिफोर इशूइंग द सर्कुलर टू मेंबर इन डीपीटी 1। 5 जन डिस्क्वालिफाइड है, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर एम्प्लॉय, डायरेक्टर केएमपी ऑफिसर एम्प्लॉय, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, इंडेटेड कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी, यहां फेलो एसोसिएट फेलो सब्सिडरी भी है, गारंटी धंधा विद द कंपनी रिलेटिव ऑफ इट, डायरेक्टर केएमपी ऑफिसर, प्रमोटर नहीं, डायरेक्टर केएमपी ऑफिसर एम्प्लॉय का रिश्तेदार, तो इन लोग अलाउड के डिस्क्वालिफाइड। क्या आप डिपॉजिट ट्रस्ट निकाल सकते हैं? विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ कंपनी इज हैविंग एनी। नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरे यहां तो भाड़ा पे थोड़ी ना लाएंगे, नहीं है। ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी दिखा, ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी ए से एच तक ब्रैकेट लगाओ और लिखो रीड। ये सब लर्न करने का टाइप्स नहीं है, ये सब रीड। देखो तुमको सब याद रहेगा, ये सब पढ़ा हुआ है। इंश्योर दैट, हमेशा एसेट्स के ऊपर नजर रखेगा ना कि कहीं एसेट कम तो नहीं हो गया। इंश्योर दैट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सफिशिएंट टू कवर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल of amount of secure deposit and interest accrued thereon. Assets should be sufficient to cover principal amount of secure deposit along with the interest. Advertisement inviting deposit does not contain any information which is inconsistent. जो एडवर्टीजमेंट है डिपॉजिट का उसमें झूठ बात तो लिखा हुआ नहीं है, कुछ झूठ नहीं लिखा हुआ। कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ कॉवेनेंट। कॉवेनेंट मतलब समझ में आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। कॉवेनेंट मतलब नहीं समझ में आता, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड प्रोविजंस ऑफ ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड के हिसाब से काम करो, उसको ब्रीच मत करो। कंपनी टेक स्टेप्स टू कॉल द मीटिंग ऑफ डिपॉजिट होल्डर व्हेन सच मीटिंग इज रिक्वायर्ड। मीटिंग ऑफ डिपॉजिट होल्डर हम क्या बोले थे, कितना केस में अरेंज करेगा? 2 केस, जब उसको उचित लग रहा है या फिर 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। ओए स्टैंड अप, रिपीट द लास्ट सेंटेंस। गर्ल, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद योर नेल्स यू शुड फोकस, रिपीट द लास्ट सेंटेंस। अरे खड़े हो, लास्ट सेंटेंस रिपीट करो। ये कोई बाद बाकी सब्जेक्ट नहीं चल रहा है कि आप 5 मिनट बाद भी अगर ध्यान लगाएंगे तो वही चल रहा होगा, या 5 मिनट बाद हम लोग 2-4 रूल खत्म कर देंगे। सॉरी बोलो, क्यों ध्यान नहीं लगा रहे हो? नेल्स बढ़ रहा है तो इसमें कोई डरने का बात नहीं है। उंगली निकलना चालू हो जाए तब कुछ अननेचुरल है। तो डिपॉजिट होल्डर का मीटिंग हम क्या बोले थे, 2 केस में बुलाते हैं। व्हेन कंपनी का डिपॉजिट ट्रस्टी थिंक्स फिट, डिपॉजिट ट्रस्टी थिंक्स या 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट होल्डर, बस वहीं तक। फिर वही यार, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसेस, यू फाइंड इट। ये सब लर्न करोगे, इसमें लर्न करने का है क्या?
इसमें तो खाली मॉरल साइंस चल रहा है कि डिपॉजिट ट्रस्टी हमेशा देखभाल करेगा, डिपॉजिट होल्डर का मीटिंग बुलाएगा, नजर रखेगा एसेट कहीं कम तो नहीं हो गया, ग्रीन सॉल्व करेगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, अरेंज द मीटिंग, बस। मीटिंग ऑफ द डिपॉजिटर्स कितना केस में? 2 केसेस लिख दो। मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स में लिख दीजिएगा 2 केसेस। जब रिक्वेस्ट किया गया उसको राइटिंग में, भाई एटलीस्ट 1/10 ऑफ डिपॉजिटर्स इन वैल्यू, 1/10 नंबर में नहीं चाहिए, वैल्यू। वही यार जैसे ईजीएम रिक्वेस्ट होता था, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ पीयूएससी और वोटिंग पावर। मक्खन, यहां पर मेरे को कितना डिपॉजिट होल्डर चाहिए? अकेला, 2 केला, 3 केला, 4 केला? मेरे को अकेला, 2 केला, 3 केला, 4 केला नहीं चाहिए। इतना डिपॉजिट होल्डर जिन्होंने मिला जुला करके 1/10 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। मक्खन, या विच इन द ओपिनियन ऑफ ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। जब कुछ ऐसा हो गया जो मुझे लग रहा है कि डिपॉजिटर लोग को एक बार बुला लेना चाहिए, उन लोग का मीटिंग अरेंज कर लेना, मतलब व्हेन डिपॉजिट ट्रस्टी थिंक्स फिट। अब देखो, अब जो लिखा हुआ है वो हास्यात्मक स्थिति पैदा करता है सारा। यहां यही बोल रहा है, जब डिपॉजिट लेंगे सीधा रुपया ले लेंगे कि फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे, कि बस पैसा ले, बस पैसा दो, फॉर्म वॉर्म छोड़ो, पैसा दो, कि फॉर्म भरवा लेना। फॉर्म भरवाओगे कि नहीं भरवाओगे? उसको एक्नॉलेजमेंट दोगे कि बस फॉर्म और पैसा, जाओ हो गया? बोला कुछ बाबू, हो गया जाओ। खाली पैसा लेंगे कि फॉर्म भी भरवाएंगे? फॉर्म भरवा लिए, पैसा ले लिए, आउट। फिर कुछ देंगे उसको, एक्नॉलेजमेंट देंगे, और फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी तो देना पड़ेगा रे। जैसे बच्चे हैं, जैसे तुम लोग जब यहां पर चढ़ावा चढ़ाया, कुछ रसीद वसीद मांगा, अच्छा ऐसे पैसा ले ले, बस पैसा दो, कि फॉर्म भरवाया गया और उसका एक्नॉलेजमेंट दिया गया। तो वही यहां पर बोला जा रहा है यार, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर। तो सर क्यों बोला जा रहा है? नहीं बोला जाएगा तो आप जानते नहीं है ना कंपनी लोग क्या करेगा। बस पैसा दो, बोला फॉर्म रहने दो, बोला डेस्क पता कैसे चलेगा, ऐसे भी नहीं चुकाना है पैसा, शुरू से ही मतलब कंपनी का इंटेंशन खराब है, तो फॉर्म वगैरह भरवा लेना। नो कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एंड डिपॉजिट, नो कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट अनलेस एन एप्लीकेशन, अनलेस एन एप्लीकेशन इन फॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। ये फॉर्म का नंबर कुछ नहीं है, फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द कंपनी है, कंपनी को जैसा फॉर्म उचित लगे, इज गिवन टू द इंटेंडिंग डिपॉजिटर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। हम अगर तुम्हारी जगह होते ना, हम ये 4 लाइन पढ़ते नहीं, इसी से तो मेरा काम हो जाता ना। फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिपॉजिट, अंदर में कुछ खास बोला है? यही बोला है कि हम लोग डिपॉजिट होल्डर से पहले क्या भरवाएंगे? फॉर्म। तो खाली हेडिंग से ही हो गया ना, लिख दो ओनली हेडिंग। हाँ, लेकिन जो एकदम ही बाबा जी है, जिसका दिमाग ही नहीं चलता, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन क्या है रे, क्या फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन? तो फिर पढ़ो। पावर टू नॉमिनेट में आओ। अरे भाई वही सेक्शन 72 वाला, एवरी सिक्योरिटी होल्डर इज पावर टू, क्या बताओ ना, नॉमिनेट। पक्का? मरने के बाद नॉमिनी अपॉइंट करेगा? एवरी डिपॉजिटर मे एट एनी टाइम नॉमिनेट एनी पर्सन जिसको डिपॉजिट चुकाया जाएगा अगर वो मर गया। किसको डिपॉजिट चुकाया जाएगा रे? तुम मर गया तो नाम बता। लेकिन तेरे को लग रहा है कि तुम अमर है, तो हो सकता है तुम नाम नहीं भी बताए। नॉमिनेट करना जरूरी है कि ऑप्शनल है? पावर है, पावर आप यूज कर भी सकते हैं। अब जैसे मेरा पावर आपको क्लास के बाहर निकालना, तो हम निकाल देंगे क्या? वो मेरी मर्जी, नहीं ध्यान लगाओगे तो निकालेंगे। जैसे वो बच्चा कॉन्ट्रवेंशन किया, मेरा पावर था कॉन्ट्रवेंशन के, हम निकाल सकते थे, बच्चों को लगा भी गया। बट मैं अपना पावर कभी यूज करता हूं, कभी नहीं करता हूं। रसीद दे दे रहे, रसीद। अरे रसीद देगा कि नहीं देगा? डिपॉजिट रसीद टू डिपॉजिटर, ये रसीद अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। पहले क्या दो? सर्टिफिकेट बनने में समय लगेगा, एक बार रसीद दे दो, बस वहीं तक। यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। ये भी 21 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक, बस खाली इतना ही। रसीद कितना दिन में दोगे बताओ? 21 दिन के अंदर।
कब से 21 दिन? जब से पैसा मिला या चेक पास हुआ? चेक रियलाइज मतलब चेक पास हुआ, वहां से 21 दिन। डन वाले बोलेंगे डन। ये रूल 13 यहां से नहीं पढ़ना है, लिख दो 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, मैंने वहीं पर रूल घुसा रखा है। पहले 15% था, अभी कितना हो चुका है? 20। तो यहां से मत पढ़ना। कहां से पढ़ोगे? मैट से 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। देखो मैट में सी में देखो 3 लाइन काट करके लिखा हुआ होगा। कैसे बच्चे हैं, हाँ देखे थे सर हम लोग। आपको नहीं लगता जी कि हम लोग को एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट बना लेना चाहिए? हाँ, इतना सारा पैसा ले रहे हैं, क्या बना लेना चाहिए? रजिस्टर। अब तुम जो बोलोगे वो सच होगा। इस रजिस्टर में तुम क्या लिखोगे? नेम ऑफ द डिपॉजिट होल्डर, एड्रेस, नेम, एड्रेस, पैन, नेम, एड्रेस, पैन, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मैच्योरिटी पीरियड, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मैच्योरिटी पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनी। मक्खन, तो ये सब याद नहीं करने का बेटा। कुछ बच्चों को क्या लगता है ना, ये इजी लग रहा है, बीकॉम टाइप का आंसर है, इसी में ज्यादा ध्यान लगा देंगे। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट शैल बी मेंटेन एट इट्स रजिस्टर ऑफिस। उसमें क्या क्या रहेगा? नेम, एड्रेस, पैन, माइनर है तो उसका गार्जियन का नाम, नॉमिनी, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, डेट एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट, ड्यू डेट। यार 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 कितना सिंपल है, समझ आ रहा है? याद करोगे क्या? कि फ्लो करेगा। फ्लो जब करेगा तो 1-2 पॉइंट स्किप होगा, तो होने दो ना 1-2 पॉइंट स्किप, हु केयर्स? बताओ क्या क्या? नेम, एड्रेस, पैन, या नेम, एड्रेस, पैन, गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, डीआरएन, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी, नॉमिनी। मक्खन, dates on which interest shall be made, particulars of security, any other relevant particulars. एंट्रीज जो है वो 7 दिन के अंदर कर देना, जिस दिन आपने रिसिप्ट इशू किया। अच्छा, डिपॉजिट मिलने से 7 दिन नहीं, जब डिपॉजिट मिला वहां से 21 दिन में रिसिप्ट दिया था। हे भगवान, कम ऑन गर्ल्स, डिपॉजिट मिला वहां से 21 दिन में रिसिप्ट दिया, अब वहां से जिस दिन रिसिप्ट दिया वहां से 7 दिन में एंट्री कर देना। एंट्री 7 दिन के अंदर कहां से? जिस दिन डिपॉजिट मिला वहां से नहीं, जिस दिन डिपॉजिट मिला 21 दिन के अंदर रसीद दिया, 21 दिन के अंदर जब रसीद दिया वहां से 7 दिन के अंदर एंट्री कर देना। और एंट्री कौन करेगा? बच्चा बच्चा जानता है, डायरेक्टर या फिर सीएस और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। ये रजिस्टर 8 साल तक फिलअप करना पड़ेगा। मक्खन एकदम 8 साल कब से? फर्स्ट एंट्री से कि लास्ट एंट्री से? ऑब्वियस बात है, जब आखिरी एंट्री हुआ वहां से 8 साल। अब फिर 8 साल में एक एंट्री हो गया तो फिर 8 साल चालू हो जाएगा। तुम एंट्री करते जाओ वहां से 8 साल। रिगार्डिंग प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, देखो प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऐसा है, मान लो से फॉर एग्जांपल ये डिपॉजिट होल्डर है, ये डिपॉजिट होल्डर ने मेरे कंपनी में डिपॉजिट लगाया, 3 साल के लगाया। कितना साल के लिए? अब क्या वो 3 साल के पहले आ सकता है पैसा मांगने? हाँ, उसी का पैसा है ना बे, लेकिन 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद। नहीं समझ में आया? 6 महीना के बाद। और 3 साल के अगर वो पहले आना चाहता है, मैंने 3 साल के लिए लिया, वो 3 साल के पहले प्री मैच्योर रिपेमेंट करवा सकता है। मान लो से फॉर एग्जांपल डिपॉजिट होल्डर आ गया कि नहीं अब हम और वेट नहीं कर सकते, मेरे को आज ही भाग करके शादी करना, पैसा दीजिए, तो हम लोग देंगे 1% इंटरेस्ट काट करके। नहीं समझ में आया? कंपनी को भी तो हरेसमेंट हो रहा है। बात कितना साल का हुआ था? अच्छा, जरूरी है 3 साल का बात हो कि 2 साल का भी हो सकता है? थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मान लो मैंने उससे 2 साल के लिए लिया था, बट वो 2 साल के पहले ही आ गया, बोला आज ही मेरे को भाग करके शादी करना, पैसा चाहिए मेरे को, तो हम इसको चुकाएंगे 1% इंटरेस्ट काट करके। आज ही डिपॉजिट किया और कल गया, बोल भागना है, भाग जा, देंगे नहीं। समझ आया? कोर्ट मैरिज कर। जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में इतना ज्ञान जो लिखा हुआ है ना उसको शॉर्ट में ऊपर में लिखो। अलाउड आफ्टर 6 months,
allowed after 6 months, allowed after 6 months, but 1% interest, but 1% interest will be deducted, but 1% interest will be deducted. मक्खन एकदम। अब बिना हाईलाइट किए पेन चलाए, खाली बोर्ड से देख लो, जो तुमने लिखा वही लिखा हुआ है। तुमने क्या लिखा? अलाउड आफ्टर 6 मंथ्स। प्री मैच्योर मतलब ऑब्वियस है, मैच्योरिटी के, तो वो क्यों नहीं लिखा है सर? गांजा लिखा हुआ है ना, प्री मैच्योर मतलब मैच्योरिटी के पहले, बट आफ्टर 6 मंथ्स, और 1% इंटरेस्ट काट लो। वेयर अ कंपनी मेक्स अ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, मैंने रीपेमेंट क्यों किया? क्योंकि रिक्वेस्ट किया। किसने रिक्वेस्ट किया? डिपॉजिटर। बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, कम ऑन, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ, after the expiry of the period of 6 months, 6 months from the date of such deposit, but before the expiry of the period for which such deposits was accepted, the rate of interest payable on such deposit shall be reduced by 1% from the rate which company would have paid had the deposit been accepted for the period for which such deposit had actually run, and the company shall not pay interest at any rate higher than the rate so reduced. अब मेरे को तुमको हायर रेट पर देने का दरकार नहीं है। I shall not pay than the higher rate which has been reduced. मतलब ये पूरा इसका मेन लाइन क्या था, सब्सटेंस क्या था? अलाउड प्रीमेच्योर रीपेमेंट अलाउड, बट आफ्टर 6 months 1% इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड। मक्खन एकदम। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट टू बी फाइल्ड विद आरओसी में हो। अब सुनो, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट सुनो। अभी तक हमने डीपीटी 1 पढ़ा। डीपीटी 1 क्या था रे? सर्कुलर। और ट्रस्ट डीड क्या था? ट्रस्ट डीड जो डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ साइन करना पड़ता है सर्कुलर इशू के 7 दिन पहले। डीपीटी 2 सर्कुलर क्या था? डीपीटी 1। ट्रस्ट डीड क्या था? डीपीटी 2। अब एक फॉर्म है डीपीटी 3। ये डीपीटी 3 जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। डीपीटी 3 इज नोन एज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। मतलब समझ में आता है? डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट। रिटर्न मतलब क्या होता है? डिटेल्स। तो डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट, मेरे को अपना टोटल कितना डिपॉजिट मैंने एक्सेप्ट किया उसका पूरा डिटेल, मैंने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसका पूरा डिटेल। साल खत्म होने दो, 30 जून तक हर साल जमा करना पड़ेगा। यानी 18-19 का रिटर्न मेरे को कब लगाना पड़ेगा? 30 जून 2019। और विथ दिस जो 18 बोल रहा है वो कबीर सिंह पार्ट 2 में आएगा। ज्योतिष विद्या लगाना होगा उसको। 18-19 में तुमने कितना एक्सेप्ट किया वो तुम 18 को ही बता देगा। 30 जून 2019। चलो एक बार फिर खेल लेते हैं, डिस्लेक्सिया वाला लोग खेलें। 19-20 का रिटर्न कब लगेगा? 30 जून 2020। और दिस ये डीपीटी 3 अगेन, यहां पर भी एक बहुत बड़ा गलतफहमी चलता है इंडिया में। ठीक है, गलतफहमी ये चलता है कि खाली प्राइवेट कंपनी, ठीक है, उन लोग को ही, जिन लोग को एग्जामिशन मिला है उन्हीं लोग को खाली डीपीटी 3 लगाना पड़ता है। जबकि टोटल गांजा बुद्धि, ये डीपीटी 3 खाली प्राइवेट कंपनी को नहीं लगाना है, या जिन लोग को एग्जामिशन नहीं मिला, जिन लोग को एग्जामिशन उन लोग को नहीं लगाना है, सभी को लगाना है। कुछ लोगों को लगता है डीपीटी 3 खाली किसको लगाना, बता? प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज, उन्हीं को। ये गलतफहमी है। ये डीपीटी 3 सबको लगाना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डीपीटी 3 सबको लगाना है, टोटल एवरी कंपनी। ये हम अपने कॉर्पोरेट नॉलेज से आपको बता रहे हैं, और कॉर्पोरेट नॉलेज नहीं भी है अगर तुमको, तो तुम खुद से इंटरप्रेट कर सकता है उनको पढ़ करके। तो अब अगर कोई इंसान बोलता है कि प्राइवेट कंपनी को खाली लगाना है या जिसको एग्जामिशन मिला उसको लगाना है, तो ये मेरा समस्या नहीं है, ये जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उनका समस्या है। हम ठेका नहीं ले रखे हैं। तो डीपीटी 3 कौन लगाएगा? एग्जामिशन वाला लोग कि सब लोग? पक्का? देखो, एवरी कंपनी। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स के माथे पे पहले लिख दो डीपीटी 3, इससे याद आ जाएगा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है। तुम लोग कितने लकी हो, तुम लोग को कोई अंदाजा नहीं है। थोड़ा रिसर्च करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू। तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, फॉर्म नंबर बताओ ना कौन सा? डीपीटी 3। डीपीटी 3 खाली एग्जामिशन वाला लोग को लगाना है क्या रे? एवरी कंपनी टू विच दिस रूल्स अप्लाई shall on or before 38th day of June of every year file with ROC. File with ROC, return in form number बताओ ना कौन सा? डीपीटी 3।
and furnish the information as on 31st March of that year duly audited by the auditor of the company. पक्का ऑडिटेड भी होना चाहिए. मतलब यहां लिख दो एग्जांपल फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट DPT3 must be submitted to ROC by 30 जून 2020. For financial year 1920 return of deposit DPT3 must be submitted to ROC by 30 जून 2020. मक्खन एकदम. डिस्क्लोजर्स. ए भाई हाँ, अगर तुम्हारा कंपनी क्या डायरेक्टर से ले सकता है क्या? अरे आपका कंपनी क्या डायरेक्टर से डिपॉजिट ले सकता है? वो तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. बट याद है हम बोले थे डिस्क्लोजर चाहिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी चाहिएगा डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पक्का. और प्राइवेट कंपनी तो डायरेक्टर से भी ले सकता है, रिलेटिव से. डिस्क्लोजर चाहिएगा. एवरी कंपनी डिस्क्लोजर कौन देगा? पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी? सारा. सर यहां तो अदर देन प्राइवेट कंपनी लिखा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अलग से बोला रे शांत रहे. बोला एवरी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी shall disclose in its financial statement by way of notes money received from director. मतलब ये कौन हो गया? पब्लिक कंपनी हो गया. पब्लिक कंपनी को जब डायरेक्टर से डिपॉजिट मिलेगा वो कहां डिस्क्लोज कर देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और प्राइवेट कंपनी तो दोनों डिस्क्लोज करेगा. shall disclose in financial statement by way of note amount received from director or relative of director. पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिख दो 18% पर एनम. सर लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो सभी कुछ है. अब फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक ब्रैकेट लगा दे, हो गया 18% पर एनम. सर पेनल रेट क्या होता है? हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ. पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? समय पर डिपॉजिट नहीं चुकाया तो जितना देरी से चुकाएगा वो ओवर ड्यू पीरियड. बोलो ओवर ड्यू पीरियड 18% ब्याज लगेगा. वापस से सुन लो. सर क्या सुने इसमें? अगर टाइम पर डिपॉजिट मैच्योर हो गया बट आपने नहीं चुकाया, टाइम पर पेमेंट नहीं किया, 18% ब्याज एक्स्ट्रा. डन है क्या? पावर ऑफ सीजी टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस. देखो बेटा ये रूल्स एप्लीकेबल होना है नहीं होना है ये सब कौन डिसाइड करेगा? सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई. ये रूल बनाने का पावर इसके पास है सीजी, बट इन कंसल्टेशन विद. क्यों? नॉर्मली रूल खाली सीजी बनाता है, बट यहां पर इन कंसल्टेशन आरबीआई. क्यों? बिकॉज डिपॉजिट का मामला है. सर 1920 हट चुका है, जमाना हो चुका हटे हुए. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन में आइए. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन में आ जाइए. देखिए पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनके ऊपर फाइन लगेगा 5,000 एंड 500 एवरी डे. तो यहां पर इतना नहीं पढ़ करके यही लिख दे 5,000 प्लस 500 पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूस. क्यों लग रहा है सर? क्योंकि आपने रूल्स नहीं फॉलो किया. ज्यादा इज्जत रूल्स का है कि सेक्शन का? रूल्स नहीं फॉलो किया. इट्स 5,500 पर डे. 5,000 रुपया 500 रुपया पर डे. इज्जत ही नहीं है डैश. 5,000 रुपया एंड 500 पर डे. लेकिन सेक्शन 73 मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा इसलिए बता रहे हैं. सेक्शन 73 और क्या पढ़ा रहे? 73 और 76 तो पढ़ा. अगर 73 या 76 दोनों में से किसी का भी डिफॉल्ट हो जाए 76 ए ठोक देंगे. 76 ए बोलता है कि जो कंपनी है, जो कंपनी है उसके ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 1 करोड़. 5,500 पर डे. 5,500 पर डे रूल्स के लिए.
लेकिन 73 या 76 में से कुछ भी कॉन्ट्रावेंट हो जाए तो 76 ए ठोक देंगे। 76 ए पेनल्टी सेक्शन है, उसमें कंपनी के ऊपर फाइन कितना लगेगा बताओ? हाँ, मिनिमम 1 करोड़ या फिर 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट्स डिफॉल्टेड, 2 टाइम्स ऑफ विच एवर इज लोअर। मतलब अगर तुमने डिपॉजिट डिफॉल्ट किया है से फॉर एग्जांपल 10 लाख का, तब 1 करोड़ लगेगा कि 20 लाख? डिपॉजिट डिफॉल्ट है 10 लाख, 10 लाख का ट्वाइस बताओ, 20 लाख और 1 करोड़ लोअर बताओ। डिपॉजिट तुमने डिफॉल्ट किया, डिपॉजिट तुमने डिफॉल्ट किया मान लो 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का ट्वाइस 4 करोड़, 1 करोड़ लोअर 1 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़, 5,500 पर डे। तो रूल्स को देखा, इज्जत ही नहीं मिला, तो रूल्स को बोला गया अगर आप रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करेंगे, इट्स कॉन्ट्रावेंशन विल अट्रैक्ट अ फाइन ऑफ 5,500 पर डे। बट सेक्शन 73, सेक्शन 76 ये सब कब रीच करोगे? तब फिर करोगे क्या बे? तब तो कोई भी खुला सांड की तरह कितना भी डिपॉजिट ले लेगा। तो देखो उसके लिए क्या बोला गया बताओ? 73 एंड 76 का ब्रीच होगा तो 76 से ठोक देंगे। 76 से क्या बोला? कंपनी के ऊपर कितना मिनिमम फाइन? 1 करोड़ या ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट विच इज लोअर, मैक्सिमम 10 करोड़। और जो डिपॉजिट है वो तो चुकाना ही होगा, ये अलग से है। हे भगवान, डिपॉजिट तो चुकाना ही होगा और ये अलग से। डिपॉजिट चुकाना होगा 18% ब्याज के साथ पड़े थे ना रे बाबा, और ये फाइन अलग से। और छेड़ते हैं मेरे बच्चों को, बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हैं। ये बताना, हाँ फाइन बता, पूछ रहे हैं 1 करोड़ टू ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज। 20 लाख का मैंने रुपया मारा, 20 लाख, अरे बोलना 20 लाख का ट्वाइस कितना? 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख लोअर बता। पक्का? मैंने 6 करोड़ मारा है, 6 करोड़ का ट्वाइस बताना कितना? 1 करोड़। पक्का? श्योर? अच्छा कुछ भी हो जाए, 10 करोड़ से तो ज्यादा जा ही नहीं सकता। ये तो कंपनी का बात हुआ। 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट, कम ऑन, 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट ये लो, मैक्सिमम 10 करोड़। ऑफिसर इन डिफॉल्ट अगर है ना, उसको 7 साल का जेल है, एंड मतलब कंपाउंडेबल भी नहीं है। गांव का पैसा मारेंगे, छोड़ेंगे तुमको, दौड़ा दौड़ा करके जेल में डालेंगे। 7 साल तक का जेल एंड 25 लाख से 2 करोड़। 7 साल तक का जेल एंड, और अगर पता चला जानबूझ करके किया, इंटेंशनल, तुम्हारा इंटेंशन ही फ्रॉड वाला था, समझ जाओ, ठोक देंगे। फ्रॉड भी अट्रैक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 447। ये सब 76 में लिखा हुआ है, मक्खन एकदम। दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन पब्लिक डिपॉजिट। सर ए बाबा, 74 75 कौन पढ़ेगा रे? ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है। 74 75 ट्रांजिशनल प्रोविजन है, और इनफैक्ट 75 तो सीए वाला लोग हटा भी दिया सिलेबस से। कैसे बच्चे हैं, क्योंकि बोले जो होना था वो, अब 74 75 किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो होना तो हो गया। सुनना, अभी खत्म करेगा मैं 74 75 और सब फ्लैशबैक में जाएंगे। अभी रुको, और सुनो, तुम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे अभी आदमी 74 75 बोलेगा आराम से। ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था कि मेन तुम्हारा क्या है, 2 ही सेक्शन है, 73 76, और 73 या 76 फॉलो नहीं किया तो 76 ए मक्खन। अब 74 75 प्लीज मेरे को 5 मिनट बोले तो मेरा काम हो जाएगा प्लीज। 74 एंड ये क्या है? ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजन समझ आता है क्या? क्या होता है ट्रांजिशनल प्रोविजन? व्हेन द एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे कैसे बच्चे हैं, जब कोई चीज पहली बार लागू होता है तो ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो सेक्शन 74 बोला, सेक्शन 74 बोला ये जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5, ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2014 से। कब से लागू किया गया था? उसके पहले कोई माई बाप नहीं था किसी का। 1 अप्रैल 2014 से पहले लोग कोई भी अंड शंड कंपनी लोग भी जमा किया करते थे डिपॉजिट, और कितने भी साल के लिए लिया करते थे। तेरे भेजे में जा रहा है क्या बोला जा रहा है? सर 3 साल। अरे वो तो अब है सर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी खाली आउट सर। अरे वो तो पहले ये सब कुछ 1 अप्रैल 2014 से ही आया। ये वाला चैप्टर कब से आया? 1 अप्रैल 2014 से। उसके पहले कंपनी अपना मनमानी कर रखा होगा। उनको बोला गया
कि जो कंपनी ऑलरेडी डिपॉजिट ले चुका है 1 अप्रैल 2014 के पहले, 3 महीना के अंदर आरओसी को बताओ तुम्हारा हिसाब किताब कितना है, कितना ले रखे हो। रिपे नहीं करने बोल रहे हैं, 3 महीना के अंदर आरओसी को बता दो। डीपीटी 4 में फॉर्म नंबर बोल। डीपीटी 4 में 3 महीना के भीतर किसको बता दे? पक्का? वो अलग बात है, मेरे को अभी भी याद है 1 अप्रैल 2014 से 3 महीना था, फिर 2 महीना और एक्सटेंड किया गया कि चलो 3 महीना कम लग रहा है, तुम लोग 2 महीना और एक्सटेंड कर लो। नहीं समझ आया? बड़ो सब यहां नहीं लिखा हुआ है, एमसीक्यू में अगर आएगा तो 5 महीना मत लिख करके आ जाना। अच्छा, ये हुए 4-5 साल हो गया, 5-6 साल हो गया, कैसा बच्चा लोग फ्लैशबैक में जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 के पहले, ये चैप्टर है 1 अप्रैल 2014 से, उसके पहले जिन लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा है 3 महीना के अंदर आरओसी को बता दो। डीपीटी 4 में मक्खन। और फिर यह भी बोला गया 1 अप्रैल 2014 से 3 साल का टाइम दे रहे हैं, या फिर जो तुमने डिपॉजिटर लोग को ड्यू डेट बताया था वो ड्यू डेट। शाबाश। रीपे 1 अप्रैल 2014 से तो हम लोग मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना निकाल दिया बताओ? 3 साल। 3 साल निकाल दिए, तो तुम भले ही पहले ले रखे हो, बट अब तो नया टाइम लिमिट कितना है? तुम 3 साल के अंदर चुका। नहीं सुनना। तो अब कुछ कंपनी लोग हंसने लगा हो, हम लोग का तो 2 अप्रैल को ही मैच्योर होने वाला था, विच एवर इज अर्लियर, तो 2 अप्रैल को ही चुका। नहीं समझ आया? लेकिन अगर तुम डिपॉजिट होल्डर से कितना साल के लिए डिपॉजिट ले रखा था, डेस्क मैच्योरिटी आ रहा था उसका 1 अप्रैल 2050, तो तेरे को 3 साल में चुकाना पड़ेगा। यही इंसाफ है कि नहीं है? बताइए, आप बताइए। सबके लिए 1 अप्रैल 2014 से कितना साल निकाल दिए? तो चलो तुमने पहले ले लिया था, चलो कोई बात नहीं, तुमने जिस दिन लिया था वहां से 3 साल हम लोग नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2014 से नया कानून आ रहा है, सबको अब यहां से 3 साल अलाउड है, तुमने जब लिया वहां से 3 साल, तेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगा। चल 1 अप्रैल 2014 से 3 साल, खुश? लेकिन अगर तेरा ड्यू डेट पहले आ रहा है तो पहले, व्हिचएवर इज अर्लियर, चुका दे। दिस वाज सेक्शन 74। और 74 में एक चीज और बोलोगे, अगर नहीं चुकाया, अगर ध्यान से, हाँ, तो कंपनी को और पेनल्टी ठोक देंगे। 1 करोड़ मिनिमम, 10 करोड़ मैक्सिमम। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25 लाख से 2 करोड़ और 7 years जेल, और बोथ। अब 2 चेंज है यहां पर। पहला चेंज है ये मिनिमम वाला, यहां मिनिमम 1 करोड़ है, और 76A में मिनिमम था 1 करोड़ और ट्वाइस, 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट, विच इज लोअर। मैक्सिमम 10 करोड़ ही है, 1 करोड़ से 10 करोड़। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 25 लाख से 2 करोड़, और ये कंपाउंडेबल है। 76A में कंपाउंडेबल नहीं है, संभाल लेंगे? श्योर? क्योंकि ये सब पहले का है ना, ट्रांजिशन प्रोविजन, तो उसमें स्ट्रिक्टनेस थोड़ा कम रखे, लेकिन नया में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है। सेक्शन 75। अब 76A में जो लास्ट में जो बोले था ना, वो 75 में इन्होंने अलग से लिखा है, जानबूझ करके फ्रॉड किया तो 447 ठोक देंगे, इसके लिए इन्होंने 75 लाया कि अगर 74 में कॉन्ट्रवेंशन जानबूझ करके हुआ, सेक्शन 74 में कॉन्ट्रवेंशन, तो 75 बोलता फ्रॉड माना जाएगा, 447 वाला। डिस्लेक्सिया वाला बच्चा गॉन, बोला हम फ्लैशबैक में जाएंगे नहीं, डैश। 74 75 समझ में आया मक्खन की तरह क्या हुआ? अच्छा, जो होना था वो, अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। 74 75 खाली पढ़ सकते हैं, पुराने यादों को ताजा कर सकते हैं।
बोल सकते हैं वो जेल में पता क्यों है, इस कारण है। समझ में आ रहा है? तो 74 75 एक बार वापस से सुन लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 74 75 जो है ना, सबसे पहले सेक्शन नंबर कौन सा? 74। 74 दो चीज करने बोला। इट्स अ ट्रांजिशनल प्रोविजन। The companies which have already accepted deposit before the commencement of this chapter, the companies which have already accepted the deposit before the commencement of this chapter, ये chapter कब से commence हुआ? 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 के पहले तुमने अगर डिपॉजिट ले रखा है, 1 अप्रैल 2014 से 3 महीना का समय दे रहे हैं, आरओसी को बताओ डीबीटी 4 में, आरओसी को बता दो डीबीटी 4 में, क्या बता दो कि कितना ले रखा है। अब देखो, अब तो सबके लिए 3 साल का लिमिट आ गया, तो तुम्हारे लिए भी 3 साल। लेकिन हाँ, ये 9 भी हो रहेगा तुम्हारे लिए 3 साल, अगर हम बोले तुम जब लिया वहां से नहीं, 1 अप्रैल 2014 से 3 साल, 1 अप्रैल 2014 से 3 साल, या फिर एक्चुअल ड्यू डेट जो तुम बताया था विच एवर इज अर्लियर। नहीं चुकाओगे तो जैसा 76A में है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ यहां पर भी वही है, कंपनी को 1 करोड़ से 10 करोड़, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के 25 लाख से 2 करोड़, और 7 years जेल और बोथ। और सेक्शन 75 बोलता है 74 अगर तुमने फ्रॉड के मकसद से किया, 74 का डिफॉल्ट फ्रॉड के कारण किया, इफ यू आर कॉन्ट्रावेनिंग सेक्शन 74 विद इंटेंशन टू फ्रॉड, देन 75 बोलता है ये 447 भी अट्रैक्ट हो जाएगा। ओपन योर बुक। मक्खन आ जाओ। यूनिट 3 में सबसे पहले तो लिख दो सेक्शन 74 एंड 75 आर ट्रांजिशनल प्रोविजंस। सेक्शन 74 एंड 75 आर ट्रांजिशनल प्रोविजंस। रेडी? घुस करके बेटा एकदम हाई अलर्ट। सेक्शन 74 रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। कौन सा डिपॉजिट? विच वर एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और ये कब से चालू हुआ? 1 अप्रैल 2014। मेरे से अगर एक्चुअल में पूछो तो ये पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब नहीं समझ आया? तो सेक्शन 74 एंड 75 ट्रांजिशन प्रोविजन। 1 अप्रैल 2014 के पहले अगर आप डिपॉजिट ले रखे हैं तो उसका क्या होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट and the amount of such deposit or part thereof or in interest due remains unpaid, remains मतलब अभी भी वो बाकी है। सोचो ना, 1 अप्रैल 2014 के पहले तुमने जो डिपॉजिट लिया और चुका भी लिया, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो 1 अप्रैल 2014 के पहले तुमने डिपॉजिट लिया और चुका दिया 1 अप्रैल 2014 के पहले, तो ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन जो तुमने लिया 1 अप्रैल 2014 के पहले बट अभी भी बाकी है, तो उसके लिए द कंपनी शैल file within 3 months. File within 3 months. यहां लिख देना from commencement of this act. File within 3 months from commencement of this act. Or from such payments are due. 3 months from commencement of this act या फिर जो आपका ड्यू डेट है वहां से। आरओसी को आपको जमा करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर बताइए कौन सा? डीपीटी 4। आरओसी को जमा करना पड़ेगा फॉर्म नंबर डीपीटी 4 ऑफ ऑल द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एंड रिमेनिंग अनपेड। ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिपे विद इन 3 years फ्रॉम सच कमेंसमेंट। चुका दोगे कितना साल के अंदर बताओ? ए भाई, जो तुमने डिपॉजिट ले रखा है चुका कितना साल के अंदर? 3 साल। कहां से? कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, या फिर
before the expiry of the period for which the deposits were accepted, whichever is earlier. यही इंसाफ है. तुमने जो ड्यू डेट बोला था वो, या फिर 1 अप्रैल 2014 से 3 साल, whichever is earlier, रीपे कर दो. हाँ, ट्राइब्यूनल तुमको एक्सटेंड कर सकता है टाइम. ट्राइब्यूनल में ऑन एप्लीकेंट मेड बाय एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी after considering financial condition of the company allow further time to repay the deposit. अगर आप अप्लाई करो किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास, वो आपको फर्दर टाइम अलाउ कर सकता है. ओ बाबा, ये 73 76 में ये सब नहीं है. तुम ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, वो बोलेगा अच्छा इसको डाल इसको. ये सब पुराने प्रोविजंस के लिए था. बनाया कि चलो ठीक है, एक मौका और दे रहे हैं, आप किसके पास जा सकते हैं, एनसीएल. और अगर कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो देखो क्या होगा. इफ कंपनी फेल्स टू रिपे द डिपॉजिट ऑफ पार्ट thereof or interest thereon within the time specified in subsection 1 or such further time allowed by the tribunal under subsection 2. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अरे यार, जो सबसेक्शन 1 में तेरे को टाइम अलाउ किया था कितना साल था, 3 साल या फिर ड्यू डेट. कम ऑन, 3 साल या फिर ड्यू डेट. अगर तुम नहीं चुका सका 3 साल या ड्यू डेट whichever is earlier, या फिर ट्राइब्यूनल ने तुमको अलाउ किया और तुमने फर्दर टाइम में भी नहीं चुका सका, तब देखो क्या होगा, कंपनी के ऊपर क्या होगा. फाइन 1 करोड़ में एक्सटेंड टू 10 करोड़. कंपनी के ऊपर फाइन लग जाएगा 1 करोड़ से. कम ऑन एवरीवन, 1 करोड़ से 10 करोड़. ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 7 साल का जेल, और ये और है, ऑफ नहीं, और 25 लाख से 2 करोड़ और बोथ. ऑफिसर इन डिफॉल्ट 7 साल का जेल और फाइन बताओ कितना. अरे 7 साल का जेल और फाइन बताओ, 25 लाख से 2 करोड़ और बोथ. यही 76 में क्या हो जाएगा, एंड सेक्शन 75 पूरा पढ़ने का दरकार नहीं है, खाली एक लाइन ऊपर में लिख दो हम जो लिखवा रहे हैं. इफ कंपनी contravenes section 74 की 75, हाँ, हम तो 75 पढ़ा रहे हैं. हाँ, तो 75 ही बोल रहा है कि अगर तुमने जानबूझ करके तोड़ा 74 को. इफ कंपनी contravenes section 74 with an intention to defraud मतलब ही fraud, with an intention to defraud the depositors, then it shall be treated as fraud under section 447. It shall be treated as fraud under section 447. बस उतना ही, आगे बढ़ो. सेक्शन 76 लिख दो, कॉपी नोट्स. सेक्शन 76 को लास्ट क्लास ही लिखवा दिए थे. अरे कैसे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं. 76 ए में आओ. मतलब अगर देखा जाए तो आज के दिन कितना सेक्शन है पब्लिक डिपॉजिट में, 3. मेंबर लोग से लेने के लिए 73, आउटसाइडर्स मेंबर लोग से 73, आउटसाइडर से 76, और इन लोग का ब्रीच हो गया तो 76 ए. इफेक्टिवली राइट नाउ देयर आर ओनली 3 सेक्शन, 73, 76, 76 ए. पक्का 76 से देखो, हेडिंग ही देखो 76 का. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन आइदर 73 और 76, क्योंकि 74 75 तो पुराने वालों के लिए था. पक्का देखो क्या होगा. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है उसमें वही हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं उन लोग कि अगर ऐसा हो गया, देखो 73 ब्रीच हो गया या 76 ब्रीच हो गया, हाँ तो क्या होगा. कंपनी आया क्या, देखो कंपनी के ऊपर कितना बोले थे, 1 करोड़, यहां पर बदल गया था ना, 1 करोड़ और 2 times ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट व्हिचएवर इज लोअर. एक कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन बताओ कितना होगा, which shall not be less than, मतलब मिनिमम फाइन 1 करोड़ या फिर ट्वाइस ऑफ द डिपॉजिट व्हिचएवर इज लोअर.
में एक्सटेंड टू कितना 10 करोड़ पढ़ाया था ये। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आओ, 25 लाख से 2 करोड़ और 7 इयर्स का जेल। ये एंड कर दो ना, ये और नहीं होगा, ये अमेंडमेंट है, एंड हो गया। 7 साल का जेल एंड 25 लाख से 2 करोड़। 7 साल का जेल एंड 25 लाख से 2 करोड़। Provided that if it is proved the officer of the company who is in default has contravened the provision knowingly, willfully with the intention to deceive the company, धोखा देने के मकसद से कंपनी शेयर होल्डर, डिपॉजिटर, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटी ठोक देंगे फ्रॉड। सबको धोखा देने के मकसद से काम किया, डिपॉजिटर या शेयर होल्डर या क्रेडिटर या इनकम टैक्स अथॉरिटी ठोक देंगे फ्रॉड अंडर सेक्शन 446। This completes my exhaustive lecture on public deposit, one of my favorite chapters.